Hello everyone and welcome to my YouTube channel Study Station. Hope so you people are doing well and enjoying a very happy and blessed life. कैसे हैं आप सब? दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे. Dear viewers, today we are going to discuss our short story number 10. जी, आज हमने अपनी short story number 10 को discuss करना है जिसका नाम है The Yellow Wallpaper. वेरी सिग्निफिकेंट टाइटल है जी, द येलो वॉलपेपर. अब इस कहानी को जिसने लिखा है उसका नाम है चार्लट पर्कन्स गिलमन. जी, शी इज द शॉर्ट स्टोरी राइटर चार्लट पर्कन्स गिलमन. इसकी क्योंकि जो शादी थी सेकंड मैरिज दैट हैपन विद हर कजन, तो वो एक गिलमन के नाम से मशहूर था. इसकी वजह से इसका जो फुल नेम है वो है चार्लट पर्कन्स गिलमन. शी वॉज बॉर्न इन 1860. 1860 में इस राइटर की पैदाइश होती है एंड शी इज द राइटर ऑफ वुमेन. ये औरतों के इश्यूज के बारे में और लेबर इश्यूज कहते हैं कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसको लेबर इश्यूज कहते हैं. इन दो चीजों के बारे में ये बहुत अच्छा बहुत कमाल का लिखा गया. इसकी जिंदगी के बारे में एस्पेक्ट्स जाने आपको पता होना चाहिए कि इसने किस तरह की जिंदगी गुजारी. अब इसकी जो मुकम्मल जिंदगी है ना वो ट्रॉमा से, डिप्रेशन से, डिफिकल्टीज से, सफरिंग से भरी हुई. पूरी जिंदगी पढ़ेंगे तो आपको उनके अंदर से ये वाले एस्पेक्ट्स जरूर नजर आएंगे. ट्रॉमा, डिप्रेशन, सफरिंग, डिफिकल्टीज, ईच एंड एवरीथिंग. लेकिन इसके जिंदगी के अंदर एक इंसिडेंट है वो आपने लाजमी तौर पे याद रखें जिसने इसकी जिंदगी को बदल के रख दिया और जिसने इस वर्क को लिखने के लिए इसको मजबूर किया. दैट वाज पीपीडी. पीपीडी मींस पोस्ट पार्टम डिप्रेशन. अब पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है? जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसकी पैदाइश के बाद कुछ हार्मोनल इश्यूज की वजह से आपका जो टेम्परामेंट है वो चेंज हो जाता है. पैदाइश के बाद, बर्थ के बाद अगर आप उदास रहना शुरू हो चुके हैं, परेशान रहना शुरू हो चुके हैं, उलझनों के अंदर जिंदगी गुजार, इट मींस यू आर फेसिंग पीपीडी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन. अब यही वो डिप्रेशन था जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने इसको कहा था कि यू नीड कंप्लीट बेड रेस्ट. आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ एक कंप्लीट बेड रेस्ट करना है. घर के काम नहीं करने, बाहर के काम नहीं करने, कहीं बाहर नहीं जाना. यू जस्ट नीड टू डू द बेड रेस्ट. आपने सिर्फ बेड रेस्ट करनी है. तो इसी ड्यूरेशन के दौरान शी रोट अ डायरी. उस डायरी के अंदर उसने पीपीडी के दिनों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स, जो कुछ भी फेस किया वो एक डायरी की फॉर्म के अंदर उसने लिखा. और वो जो डायरी की फॉर्म थी वो हमारे पास बेसिकली एक स्टोरी बनी. उस स्टोरी का जो उसने नाम दिया दैट वाज द येलो वॉलपेपर. अब द येलो वॉलपेपर है क्या चीज? ये एक ह्यूमन हेल्थ के बारे में बताता है. जो औरत की मेंटेलिटी है उसके बारे में हमें बताता है कि एक औरत की जो मेंटेलिटी है वो किस तरह की होती है. ये जो चीजें हमें बताएंगी, अब पता चलेंगी वो इस येलो वॉलपेपर के जरिए ही पता चलेगी. और जो इस राइटर की डेथ होती है वो नेचुरल डेथ नहीं होती. वो ये 1935 के अंदर सुसाइड करती है. सुसाइड की वजह से इसकी मौत होती है. If we talk about the other things regarding this short story, तो जो इस स्टोरी का जॉनरा वो बेसिकली एक फेमिनिस्ट शॉर्ट स्टोरी, औरत के बारे में ही लिखी हुई. जिस तरह पीछे आपने द पेयर ऑफ सिल्क स्टॉकिंग्स पढ़ा, इसके अंदर भी आप एक औरत का ही जिक्र पढ़ें. ये है जी इसका जॉनरा. If we talk about the structure, so the structure of the short story is linear and the straightforward. And the setting of is in California. कैलिफोर्निया की एक जगह है 19 सेंचुरी के अंदर जहाँ पे वो रह रही होती है और उसी घर के अंदर सारा की सारी जो स्टोरी है वो परफॉर्म की जा रही होती है. पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली ये गिलमैन ने अपनी ही जाती एक्सपीरियंस पे ये कहानी लिखी. जो जो उसने अपनी जिंदगी के अंदर चीजें एक्सपीरियंस की, तजुर्बा की, वो सारी की सारी उसने स्टोरी के अंदर डाली है जिसकी वजह से ये एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी बनी हुई है. तो इसकी वजह से इसका जो नरेशन होगी, पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो आपका फर्स्ट पर्सन होगा. कहानी जो हम तक पहुंचते वो आई और वही के जरिए पहुंचते. कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के अंदर हमारे पास एक आता है जी नरेटर. नरेटर का नेम मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन वो अपनी जिंदगी के बारे में बताए तो बेसिकली राइटर इज द नरेटर. तो अपनी हालात जिंदगी के बारे में बताती है. अब इस नरेटर का हस्बैंड भी जहन में रखिएगा कि कैरेक्टर के तौर पर उसका हस्बैंड भी है जिसका नाम है जॉन. और अगर हम कहानी का टेक्स्ट पढ़ें तो जॉन के बारे में पता चलता है कि ही इज अ डॉक्टर. तो जॉन की एक सिस्टर भी है जेनी जो कि पीपीडी के शिकार की जो ये औरत होती है उसका ख्याल रखने के लिए उसके पास मौजूद होती है. सो दीज आर द सम कैरेक्टर्स ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी. थीम्स की बात करें तो आपको फेमिनिस्ट मेंटेलिटी, ह्यूमन की, इंसानों की जो सॉरी औरत की जो मेंटेलिटी या जहानत है वो आपको पता चलेगी. और इसके साथ साथ आपको
मेंटल डिसऑर्डर का जो एस्पेक्ट है वो भी इस कहानी के अंदर मिलेगा, और इसके अलावा आपको मैडनेस के कुछ इफेक्ट्स इस स्टोरी के अंदर नजर आएंगे, और इसके साथ साथ सेल्फ ऑपरेशन, ये भी एक इसका बेसिक थीम है जो आपके स्टोरी के अंदर मिलेगा। तो अगर हम सिंबल्स की बात करें तो इसके अंदर जो सिंबल है येलो वॉलपेपर, उसके जो पैटर्न है ना वो ह्यूमन मेंटेलिटी, इंसानी जहनीत को या औरत की कंडीशन को जाहिर करते हैं। तो ये जो येलो वॉलपेपर है वो बेसिकली औरत को सिंबलाइज करता है। जी, तो ये थी कुछ चीज़ें जो आपको इस शॉर्ट स्टोरी के रिलेटेड ज़हन में रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं जी आपकी इस मुख्तसर सी कहानी द येलो वॉलपेपर। अब द येलो वॉलपेपर क्या चीज़ है? अब आपको बैकग्राउंड तो समझ में आ गया कि जो नरेटर है या राइटर है वो एक बीमारी में मुब्तला है जिसको पीपीडी कहते हैं, और डॉक्टरों ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। इसका जो हस्बैंड है वो भी डॉक्टर है लेकिन वो अपनी बीवी का इलाज नहीं करता। अब आप देख सकते हैं कि औरतों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। बेसिकली ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई थी 1892 1892 में लिखी गई थी, और ये जो ड्यूरेशन मिलेगा ना इस ड्यूरेशन के अंदर औरत के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया गया था। औरत के ऊपर जुल्म, तशद्दुद, उसके हकूक उसको ना देना, ये जो सारी चीजें थी वो आपको इसी एज के अंदर मिले। तो देख लीजिए, हस्बैंड खुद भी डॉक्टर है लेकिन वो अपनी बीवी का इलाज नहीं करता बल्कि उसके एक दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाता है, उसका दूसरा डॉक्टर उसको यही मशवरा देता है कि इसको काम वगैरह नहीं करवाना, मुकम्मल बेड रेस्ट करवाना है। तो इसका हस्बैंड इसको एक किराए के रेंटेड हाउस के अंदर ले जाता है जो कि कैलिफोर्निया के अंदर होता है, और उसको कंपनी देने के लिए अपनी बहन जेनी को भी ले जाता है कि घर के जो काम काज है वो उसकी बहन ही करे। अब ये उस समर हाउस के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर चले गए, वहां पे ठंडी ताजा हवा भी आती है, लेकिन जो होती है ना नरेटर, उसको इस तरह के घर की जरूरत नहीं है। शी जस्ट वॉन्ट्स के उसका जो हस्बैंड है ना वो उससे मोहब्बत करे, उसका ख्याल रखे, उसकी केयर करे। यही चीज उसकी जिंदगी को बदल सकती थी, लेकिन जो उसका हस्बैंड था वो डॉक्टर की बताई हुई चीज के ऊपर अमल कर रहा था, लेकिन उस औरत को किसी और चीज की जरूरत थी। उसको मोहब्बत की जरूरत थी, उसको अपने हस्बैंड की अटेंशन की जरूरत थी जो उस वक्त लोग औरतों को नहीं दे रहे थे। लेकिन जो डॉक्टर ने चीजें बताई वो उसका हस्बैंड उस पर अमल करके उसको एक समर हाउस के अंदर ले गया और वहां पे उसको छोड़ दिया। खुद भी वहां पे ही रहता था। खैर जी, उस समर हाउस के अंदर ये रह रही है, इसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया, तो कोई काम नहीं करना, कोई चीज लिखनी नहीं, कोई चीज पढ़नी नहीं। लेकिन हस्बैंड की गैर मौजूदगी में ये एक डायरी लिखा करती थी, जो जो कुछ वो उस घर के अंदर किया करती थी वह सब कुछ वो डायरी के अंदर मेंशन किया करती थी। अब घर के अंदर नीचे भी कुछ कमरे हैं, ऊपर भी कुछ कमरे हैं। एक दिन ये हुआ कि जो नरेटर होती है वो ऊपर वाले कमरे में ताजा हवा लेने के लिए चली जाती है। व्हेन शी वेंट टू अपस्टेयर, तो उस कमरे के अंदर जाती है, उसको खोलती है, उसके अंदर कुछ पौधे वगैरह ही पड़े होते हैं, और उसकी दीवार के ऊपर ना एक वॉल पेपर लगा होता है। आपको पता है कि दीवार के ऊपर हम वॉल पेपर लगाते हैं डेकोरेशन के लिए। तो उस दीवार के ऊपर ना एक येलो कलर का वॉल पेपर लगा होता है। वॉलपेपर बहुत ही खूबसूरत होता है, उसके जो पैटर्न्स होते हैं ना वो कमाल के लगे होते हैं, बहुत ही कमाल के उसके पैटर्न्स अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किए होते हैं। अब ये औरत जो होती है, नरेटर होती है, उन पैटर्न्स को देखना शुरू कर देती है, समझना शुरू कर देती है कि आखिर में ये जो पैटर्न्स है वो किस तरफ जा रहे हैं, ये जो पैटर्न वो आखिर में समझाना क्या चाहते हैं। अब जाती रोज उन पैटर्न को समझती, जो कुछ भी उसको समझ में आता, तो एक दिन उसको ये लगा कि इन पैटर्न्स के पीछे एक औरत छुपी हुई है, इन पैटर्न्स के पीछे एक औरत कैद है, इन पैटर्न्स के पीछे एक औरत मुसीबत में है, एंड आई एम हेयर टू रेस्क्यू हर। और मैं यहाँ पे इसलिए आई कि मैंने उस औरत को यहाँ से आज़ाद कराना। बेसिकली ये वो 1890 वाली बात है कि उस वक़्त की जो औरतें थी वो कैद थी। उस वक़्त की जो औरतें थी वो प्रिज़न में थी। उनसे ना मशवरा लिया जाता था, ना उनकी बात को फ़ेवर दी जाती थी, ना उनको इम्पोर्टेंस दी जाती, ना उनको मोहब्बत दी जाती, ना उनका ख़्याल रखा जाता। तो इन चीज़ों के पीछे औरत को एक दबा के रखा हुआ था। इन चीज़ों से उनको दूर और एक कैद में रखा हुआ था। कैद क्या होती है? एक बंदा जो कैद का ले, जो उसे किसी किस्म की बात नहीं की जाती, उसे किसी किस्म का सजेशन नहीं लिया जाता, उसे किसी किस्म का फेवर नहीं दी जाती। तो इस तरह की जो कंडीशन थी ना वो औरतों के साथ की जाती थी। तो बेसिकली ये एक चीज सिंबलाइज करके ना उस आपको वॉलपेपर के अंदर बताई गई है। तो ये जो औरतें नरेटर थे वो कहते कि मैंने इस औरत को इस चीज से निकालना है, मीन्स के मैंने औरत को आजाद करवाना है उन तमाम चीजों से जिससे औरत सफर कर रही है, घरेलू मसाइल से, लेबर के मसाइल से, डोमेस्टिक मसाइल से, जितने भी माशरे के अंदर औरत इश्यूज को फेस कर रही है, मैंने उन तमाम इश्यूज से इस औरत को रेस्क्यू करना है। ठीक है जी। अब कुछ दिन गुजरे, ऊपर आती, पैटर्न्स को समझती, नीचे चली जाती। अब ना ये जो पैटर्न्स को ना हेलुसिनेट किया करते थे, परेशान किया करते, तो उस कमरे की जो सारी चीजें थी ना
वो उन तमाम चीज़ों को बाहर निकाल देती और उस कमरे को टोटली तौर पे एम्प्टी कर देती। अब जब वो पिक्चर उसको हेलुसिनेट किया करती थी ना, तो उसका अपने हस्बैंड को कहते कि अब हमें यहाँ से नहीं रहना चाहिए, अब हमें यहाँ अपने घर जाना चाहिए। तो उसका हस्बैंड कहते कि हमने रेंटेड हाउस लिया हुआ 3 मंथ्स के लिए, तो कम से कम 3 मंथ तो हम यहाँ पे रहेंगे और इस सिचुएशन के अंदर जो तुम्हारी तबीयत है वो भी ठीक हो जाएगी। क्या जी उसका हस्बैंड एग्री नहीं करता, तो कि वो वहां से वापस जाए, बेबी को वहीं पे रहना पड़ता है, नरेटर को वहीं पे रहना पड़ता है। अब एक दिन ये ऊपर गई, उन पैटर्न्स को समझ रही है। अब इसके पास और कुछ तो करने के लिए था नहीं। शी स्टार्टेड टू रिप आउट दोज पैटर्न्स ऑफ दैट वॉलपेपर। तो उस पेपर को ना उसने फाड़ना शुरू कर दिया। मीन्स के ये समझती थी कि अगर मैंने पेपर को फाड़ दिया तो उसके जो पीछे औरत कैद है ना, मैं उसको आज़ाद करवा दूँ। ये उसकी सिर्फ एक थॉट थी। सारे पैटर्न्स का ना वो हाथों की उंगलियों से ना नोच रही है, खींच रही है कि किसी तरह से मैं उस औरत को बाहर निकाल सकूं। अब कुछ पैटर्न्स को फाड़ती है अपनी उंगलियों की मदद से, उन पैटर्न्स को अपने हाथों में पकड़ देती है ना और नीचे गिर पड़ती है, क्रॉल करना शुरू कर देती है, रिवॉल्व करना, घूमना शुरू कर देती है। घूमते घूमते पूरे कमरे के अंदर घूमती रहती, क्योंकि वो पागलों की तरह हरकतें करना शुरू करती कि एक औरत की कंडीशन किस तरह की हो जाती है, वो उसकी कंडीशन देख के आप इमेजिन कर सकते हैं। काफ़ी देर रूम के अंदर रिवॉल्व करने के बाद कभी वॉलपेपर फाड़ देती, कभी रिवॉल्व करना शुरू कर देती। जो वॉलपेपर फाड़ती, वो अपनी बॉडी के गिर्द उसको ना वो समेट लिया करती। काफ़ी देर ऐसा करते करते उसका हस्बैंड बाहर आ जाता है। वो विंडो की मदद से अंदर आता है और देखता है कि उसकी जो बीवी है वो अनकॉन्शियस हो चुकी है, वो बेहोश हो चुकी है, और इसको देख के ना वो भी गिर पड़ता है। तो इस तरह की जो कंडीशन थी ना, वो 1980s में 1890s में ना औरतों की हुआ करती थी कि औरतों के साथ इस तरह का जुल्म किया जाता था, उनकी केयर नहीं की जाती थी, उनका ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली तौर पे, मेंटली तौर पे वो डिसऑर्डर हो चुकी थी। मेंटली तौर पे वो अपने आप को खो चुकी थी, उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही सिंबॉलिक कहानी है औरतों को समझने की। सो दिस वाज योर शॉर्ट स्टोरी नंबर 10। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू।